जो कैलकुलेटर आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपको फेयर प्राइस पता करके देगा किसी भी स्टॉक की। और ये इंशाल्लाह बेस्ट कैलकुलेटर है जिसमें हमने दुनिया जहान के सारे फार्मूलाज़ डाल दिए हैं और सारे मेथड्स डाल दिए हैं, जिसकी मदद से आप जो है कोई भी स्टॉक उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकेंगे और किसी भी स्टॉक की फेयर प्राइस जो है वो आप मालूम कर सकेंगे। सो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से हम यूज़ करेंगे। अ, इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएँगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये तो बेसिकली आपको खुद आना चाहिए कि किस तरह से डाटा पुट करना है और किस तरह से आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यही कैलकुलेशंस हम एआई की मदद से भी करवाएँगे, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब आपने घबराना नहीं है, ये जो सारे जितनी भी आपने इवन जो चीज़ें डालनी हैं उसके फार्मूलाज आगे लिखे हुए हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से ये डाटा आप इजीली उठा सकते हैं और आपको खुद ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। बट मैंने आगे यहाँ एक्सप्लेनेशन में वो सारे फार्मूलाज भी डाल दिए हैं कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई है। बट आपने ये वैल्यू खुद आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ स्टॉक का नेम लिखें। यहाँ पर डेट आ जाएगी, आज की डेट है। आज ये एफएफसी मैंने लिया हुआ है, फौजी फर्टिलाइज़र। और यहाँ पर आज ये इसकी जो है वो करंट प्राइस आ रही है। ये नीचे आ रहा है अर्निंग पर शेयर। दिस इज़ बेसिकली जो एक शेयर कितना कमाता है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये आपको कहाँ से मिलेगा? अर्निंग पर शेयर आप अगर जाएँगे, ये एक वेबसाइट है स्टैंडर्ड कैपिटल की ना, scstrade.com। और दूसरी जो वेबसाइट है वो है आस्क एनालिस्ट। आप ये दोनों वेबसाइट से ये डाटा उठा सकते हैं और इसको आप क्रॉस चेक फार्मूलाज़ की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर सर्च में जाके ईपीएस लिखता हूँ इसका, ईपीएस लास्ट क्वार्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। लेटेस्ट ईपीएस हमारे पास आ गया अर्निंग पर शेयर। चूँकि ये अभी वाली जो ईपीएस ये 9 माह की है, तो मैंने इसी रेशो से इसको एस्टिमेट कर लिया पूरे साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईपीएस हमने डालनी है वो पूरे साल की है। चूँकि अभी की रिपोर्ट तो 9 मंथ की आई है ना, दिसंबर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी सितंबर तक की रिपोर्ट आई है। याद रखिए, हर कंपनी साल में 4 दफ़ा जो है वो आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी करेगी अपनी वेबसाइट पे। वो आपने यहाँ जाना है। यहाँ जब जाएँगे डाटा पोर्टल, आप पीएसएक्स लिखें, dps.psx। यहाँ पे आप कोई भी, जैसा ये एफएफसी मैंने लिखा, आप जब यहाँ जाएँगे तो ये आपको यहाँ पर जो है ये फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाएगी। ये अभी क्वार्टर की आई है, 3rd क्वार्टर की, सितंबर 30 तक। अभी जब दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा तो जनवरी में आपको मिल जाएगी फर्दर पूरे 4 मंथ की, पूरे साल की। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून टू जून चलता है। सो इसको हम जो है वो नेक्स्ट जून में पूरे साल की कंसिडर करेंगे। अभी ये आप कह लें कि फर्स्ट क्वार्टर की एक किस्म की आपके पास आई है, लेकिन 9 मंथ की भी वो इसमें डाटा डाल देते होते हैं। तो ये वाला डाटा जो है, चूँकि मैं फाइनेंशियल ईयर नहीं ले रहा, नॉर्मल ईयर ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये 1 साल की कैलकुलेशन डाल दी। अच्छा जी, आगे है बुक वैल्यू पर शेयर। अब बुक वैल्यू जो है इसकी 180 है। बुक वैल्यू निकालने का आगे फ़ॉर्मूला मैंने डाल दिया है, ठीक है? इसमें आप टोटल इक्विटी को टोटल शेयर्स पे डिवाइड करते हैं और इक्विटी को निकालने के लिए टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज़ पे डिवाइड करते हैं। यहाँ से जब आप फाइनेंशियल ये करेंगे, रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है एफएफसी की। तो यहाँ पर जस्ट आपने इसको सर्च करना है। ये आपके लिए बता रहा हूँ, वैसे ये वेबसाइट्स पे दिया हुआ है। ये आपको सेपरेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद चेक करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपने लाखों रुपए डालने हैं किसी भी शेयर में, तो आप खुद उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये मैं अगर यहाँ पर एसेट्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये एसेट्स आ गए, ठीक है। लायबिलिटीज़, एसेट्स होते हैं जो आपका अपना असासा है, आपकी अपनी मलकियत है जो। लायबिलिटीज़ जो होते हैं वो आपके खर्चे होते हैं, ठीक है, या लोन वगैरह आपने लिया हुआ है, सॉरी, उससे रिलेटेड जो चीज़ आपकी नहीं होती, पराई चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ से आपने ये फार्मूला लगाना है, तो आपके पास इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। बट आप यहीं पे ये देखें, वेबसाइट मैंने आपको बताई हुई है, एससीएस ट्रेड। यहीं पे आप जब इसकी बुक वैल्यू डालेंगे तो ये देखें, बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर इसने दे दी है 179, ठीक है। तो यहाँ पर आप बुक वैल्यू डाल देंगे। आपने जनरली ये डाटा बस इन वेबसाइट से उठा लेना है, लेकिन अगर कभी कैलकुलेशन करनी पड़े तो ये फार्मूलाज़ आगे मैंने दे दिए हैं। फेयर पीई जो है, ये क्या होती है? फेयर पीई होती है कि एक प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है? मतलब एक फेयर प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी होनी चाहिए? इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, सॉरी,
फेयर पी मैंने 10 ली हुई है, ये 10 ही नॉर्मली जो है वो कंसीडर की जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में डालता हूँ। अच्छा, आगे है जी एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड। अब जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड क्या होता है? जो आपको साल में आपको जो भी स्टॉक्स आपको अलग से जो अपनी इनकम होती है उसका शेयर देते हैं। लाइक फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एक जो कंपनी है उसने जो कमाया उसकी सर्टेन एक अमाउंट जो है वो आपसे शेयर की जाएगी एज अ प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये सब नहीं देते, लेकिन ये मैक्सिमम जो अच्छी कंपनी है वो डिविडेंड देती हैं। तो ये डिविडेंड आपने यहाँ पर लिख देना है। एक साल में एफएफसी का अगर आपने शेयर लिया तो 50 रुपये पूरे साल में आपको ये आपके बैंक अकाउंट में देगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। जब आप एक अच्छे स्टॉक में लगाते हैं तो आपकी प्राइस तो बढ़ ही रही है जो आपके स्टॉक की है। मसलन ये पिछले साल 350 का था, अब ये 550 क्रॉस कर गया है। तो 200 तो आप यहाँ से गेन कर रहे हैं, प्लस साथ में आपको ये डिविडेंड भी मिल रहा है 50 रुपये, और ये आपके बैंक में आ रहा है। अच्छा, ये रिक्वायर्ड रिटर्न मैं कितना लेना चाह रहा हूँ? पाकिस्तान में स्टैंडर्ड यही 15 से 20% है, तो मैंने 15% यहाँ लिखा है। यहाँ आप अपने लिख रहे हैं 18% भी लिख सकते हैं, 20% भी। ये गोल्स बताता है आपको। मैंने मिनिमम 15% लिख दिया है क्योंकि 10% अभी इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट अगर 10 है तो 15 इज़ गुड, बट 18 टू 20 अच्छा होता है। अगर आपके इंटरेस्ट रेट 20 प्लस पे चले जाएँ तो फिर आप इससे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वो डाल सकते हैं। अच्छा जी, आगे है कैगर। कैगर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपाउंड ग्रोथ रेट। ठीक है, इसका मैंने फार्मूला यहाँ डाल दिया है। अच्छा, ये एक चीज़, सॉरी, यहाँ जो फेयर प्राइस थी ना, ये मैंने आगे ना इसकी एक्सप्लेनेशन डाली हुई है। फेयर प्राइस जो होती है ना वो 10 मैंने ऐसे ली है कि 10 फेयर प्राइस आपकी होती है। इंटरेस्ट को आप बेसिकली ना एक फार्मूला पाकिस्तान के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, उन्होंने बनाया है कि आपका जो 10 अगर आपका जो 100 है उसको आप डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट से। अगर इंटरेस्ट रेट अभी 10 चल रहा है तो ये 10 आ जाएगी फेयर वैल्यू, अगर 20 चल रहा है तो 5 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। अब देखें, ये बैंक्स का जो है ये सिर्फ 2 से 5 अच्छा कंसीडर होता है। 2-5 से ज़्यादा अगर है फे फेयर पीई तो फिर वो महँगा कंसीडर होता है। फर्टिलाइज़र्स में ये 7 टू 9 है, सीमेंट सेक्टर में ये 5 टू 7 है, टेक्नोलॉजी में इवन बहुत हाई होता है, 20 तक भी जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर्स को पता है कि उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका पीई काफ़ी ज़्यादा, बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ना, ये इसकी बेस पे इन्वेस्टर फैसला करता है कि मैंने स्टॉक में जाना है कि नहीं जाना। कि वो प्राइस के हिसाब से उसकी अर्निंग जो है ना, उनकी रेशो वो कितनी परफेक्ट है। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे कैगर की, कंपाउंड ग्रोथ रेट। तो ये होता है फार्मूला इसका। अभी की जो अर्निंग पर शेयर है ऊपर आपने देखी है, उसको आप डिवाइड करेंगे पिछले 5 साल की अर्निंग पर शेयर पे, और इसको 1/n, यानी ये n आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 5 साल का डाटा है ना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 1/5 माइनस 1, ये इसका फार्मूला है। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपके लिए फार्मूला डाले हैं, आपने परेशान नहीं होना। कैगर आपको जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, आई होप सो। कैगर यहाँ नहीं मिला आपको तो ये आपको, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, कैगर नहीं, कैगर कैगर का फार्मूला यहाँ पर इसका डाटा नहीं दिया हुआ, तो ये कैलकुलेट एआई से करवाया जा सकता है। वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें बता दूंगा कि कैगर जो है वो आपने खुद अगर कैलकुलेट नहीं करना तो वो एआई आपको 2 मिनट में कर देगा। अच्छा जी, फ्री कैश फ्लो। ये फ्री कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। इन्वेस्टर एक तो प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, किसी भी उसकी जो शेयर है वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना ईपीएस है उसका, यानी अर्निंग उसकी कितनी आ रही है एक शेयर की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो तीसरे नंबर पे, जो दूसरे तीसरे नंबर पे देखते हैं, वो एफसीएफ है, फ्री कैश फ्लो। तो ये सेफ यहाँ पर आ रहा है इसका स्टेटस। ये आप जब डालेंगे ना यहाँ पर वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा सेफ है कि नहीं। ये फार्मूला डाला हुआ है मैंने। तो इसका फार्मूला आगे है कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों, इसमें से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करके टोटल शेयर्स पे डिवाइड कर देना है। ये आपको इसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपने कंसोलिडेटेड लेना है। एंड पे जो दिया होता है ना, कंसोलिडेटेड होता है एक ही कंपनी के पास मुख्तलिफ कंपनीज भी चल रही होती है ना, तो वो जो एंड पे टोटल सारी कंपनीज का, पूरे बिजनेस का जो दिया होता है ना, वो आपने लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप यहाँ से जो है इसका फ्री कैश फ्लो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें जितना डाटा आपको इजीली मिल जाए आप डाल दें। अगर
आप जल्दी में हैं, अभी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो ये वाले डाटाज़ बेशक आप मिस भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा, इन वेबसाइट से नहीं मिल रहा। लेकिन जितना डाटा आप इसमें ज़्यादा डाल रहे होंगे, ये उतना ही एक्यूरेट आपको हर चीज़ दे रहा होगा। अच्छा जी, आपकी लायबिलिटीज़ टोटल यहाँ आ गई। लायबिलिटीज़ भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएँगी। आपने जस्ट उसको सर्च में जाके देख लेना है। टोटल इक्विटी, इक्विटी का मैंने यहाँ फ़ॉर्मूला बताया कि एसेट में से लायबिलिटीज़ निकाल दें, तो आपकी इक्विटी है वो यहाँ आपने डाल लेनी है। टोटल वो दी हुई शीट में से कैलकुलेट कर लेनी है आपने। बाय द वे, आपने फिर भी परेशान नहीं होना, अगर आप ये खुद नहीं भी डालना चाहते हैं ना, तो एआई सब कुछ करेगा। वो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बड़े डिटेल से बताऊँगा। अब ये सारा मैंने डाटा डाल दिया, तो अब ये चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। ये मैंने फार्मूलाज़ लगाए हुए हैं। ये इसका पीई रेशो भी आ गई है। फेयर 10 होती है, तो ये 10 के करीब ही है। दिस इज़ गुड, फेयर आ गया, इसका स्टेटस भी फेयर आ गया। डिविडेंड यील्ड होती है, कितने परसेंट वो आपको डिविडेंड दे रहा है। स्टॉक जो आपको खुद डिविडेंड दे रहा है, यानी आपके बैंक में जो ये पैसे आ रहे थे, यहाँ मैंने आपको बताया था, ये डिविडेंड रहा ₹50। तो ये कितने परसेंट है इसकी प्राइस की निस्बत से। तो ये लो यील्ड इसलिए लिखा हुआ है कि आजकल के हिसाब से ये लो है। बहरहाल ये जब आपका थोड़ा-सा ऊपर जाता है, ज इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, तो ये थोड़ा बेटर भी हो जाता है डिविडेंड यील्ड, बट दिस इज़ गुड। 10 तक मतलब ठीक है, गुज़ारा है आपका एक्स्ट्रा। अच्छा जी, बैंकरप्सी चेक यहाँ मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये यहीं से डाटा आपका उठाएगा और आपको बता देगा कि बैंकरप्ट तो नहीं होने जा रही आपकी कंपनी। ये मॉडरेट रिस्क है, ये देखें इसमें और भी डली हुई हैं चीज़ें, सेफ है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है। तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा। फिर ग्रोथ रियलिटी चेक आ गया। ये अंडर वैल्यू है, यानी अभी इसमें और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फॉरवर्ड पीई, ये मैंने एक और चीज़ इसमें डाली है कि फ्यूचर में प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी क्या हो सकती है, ठीक है? तो वो यहाँ पर आ गई है, व्हिच इज़ चीप, ग्रोथ मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है? अच्छा, अब ये सर्वाइवल रेशोज़ आ गई हैं। सर्वाइवल रेशोज़ का पर्पज़ क्या है कि करंट रेशोज़ बेसिकली आगे देखें, एक्सप्लेनेशन मैंने डाली हुई है। करंट रेशो चेक इफ यू कैन पे योर बिल्स इफ बिज़नेस इज़ नॉर्मल। अगर नॉर्मल बिज़नेस है, तो आप अपने बिल खुद पे कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? ये आपको ये बताएगा। तो ये जब यहाँ पर ये बता रहा है कि हाँ जी, सेफ़ है, गुड है, ठीक है? बिल पे हो सकते हैं। ये जो दूसरा है ना, क्विक रेशो, दे इसको डूम्स टेस्ट कहते हैं, क़यामत का टेस्ट। इसमें पता लगता है कंपनी का कि आया वो कंपनी अगर बिल्कुल इमरजेंसी में चली जाए। ये देखें, क्विक रेशो चेक्स इफ यू कैन पे योर बिल्स इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में आप अपने बिल पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब ये डाटा भी यहाँ से ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी। आस्क एनालिस्ट में आप जाएँ, रेशोज़ में आप जाएँ, रेशोज़ में आप जब यहाँ जाएँगे, तो ये देखें, ये करंट रेशो आपको मिल गई अब इस साल की, और ये नीचे क्विक रेशो मिल गई। ये यहाँ से उठा के आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है? तो आपने करंट डाल दी, क्विक डाल दी। एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि कंपनी की हालत कैसी है, और दूसरा जो ये 1 के करीब-करीब होना चाहिए जो क्विक रेशो है ना, तो और ये दोनों 1 के जितना करीब होंगी, उतनी वैल्यूज़ अच्छी होंगी। लेकिन इसका आपको एक और बेनिफिट ये होगा कि आपको स्टॉक के बारे में भी बता देंगे कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ है आपके पास। बहुत ज़्यादा स्टॉक भी होगा तो नुकसानदेह है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुई हुई है ना, और कम होगा तो भी ज़ाहिर है। तो ये एफिशिएंट इन्वेंटरी पड़ी हुई है इनके पास। ये देखें, ये ऑटोमैटिकली टू मच इन्वेंटरी में चला जाएगा अगर यहाँ से ये वैल्यू थोड़ी-सी ज़्यादा आएँगी तो। अच्छा जी, ये है डीसीएफ मेथड। इसमें एग्ज़िट मेथड होता है कि अगर आपने 5 साल बाद एग्ज़िट करना है, तो उसकी क्या वैल्यू मिनिमम हो सकती है, ठीक है? ये इसका स्टेटस आ जाएगा। अच्छा, आगे अब ये ना 4 मेथड्स हैं जहाँ से फेयर वैल्यू आपको पता लगेगी। ये ऊपर तो सारे चेक्स थे ना, आपने देख लिया कि उसकी बैंक्रप्सी तो नहीं होने जा रही, उसका डिविडेंड यील्ड क्या है, ये फेयर, मॉडरेट, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया। अब ये जो है, इसमें आपको पता लगेगा कि इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक, ठीक है, ये सब स्टॉक के लिए ये मैंने आगे बता दिया, एक्सप्लेनेशन में डाल दिया कि ये ज़्यादा जो है ना, तकरीबन सब स्टॉक्स के लिए ठीक है ये वाला मेथड, पी फेयर वैल्यू। अब ये बता रहा है कि अभी अंडर वैल्यू है 3.8%, मीन्स ये अच्छी प्राइस पे है इस वक्त, एफएफसी। अच्छा जी, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड में भी बता रहा है कि ये अंडर वैल्यू है, ठीक है। इसमें बेसिकली डिविडेंड डिस्काउंट में होता ये है कि इसमें आपका जो डिविडेंड बेस वो आपकी कैलकुलेशन करता है, और ये फार्मूलाज यहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किसको किस पर डिवाइड किया हुआ है। यहाँ से एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड रिटर्न आपका जो आपको रिक्वायर्ड है, और उसकी ग्रोथ जो है, कंपाउंड ग्रोथ जो है कंपनी की, उसकी बेस पे जो है ना, ये कैलकुलेशन करके बताता है आपको। अच्छा जी, इस दोनों के हिसाब से अंडर वैल्यू है।
और ये ग्राहम के हिसाब से वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू ना इतनी होनी चाहिए, 487 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। ओवर वैल्यू है ये, अभी उसके लिहाज से थोड़ा-सा ओवर वैल्यू है, बट स्टिल ये अच्छा, इसमें आपने प्रेफ़रेंस देनी है फेयर वैल्यू को, उसके बाद आपने ग्राहम को देनी है। चौथा एक और मेथड भी है। इसमें अब इसमें आपका गोल पे डिपेंड करता है। ये अर्निंग पर शेयर जो है ना, वो अर्निंग पर शेयर इस वक़्त 58 अगर आ रही है, तो इसकी फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मुझे साल का ना ये 15% दे, ठीक है? और ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर इस वक़्त इसकी जो है लेट्स सपोज़ 60 है, ठीक है? तो ये मुझे कहेगा कि हाँ, ये 400 तक आप उठा लो, जब 400 तक आए, ठीक है? ये तब आप इसकी फेयर वैल्यू है कम से कम। लेकिन ख़ैर ये इसका रियलिटी से तो बहुत दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये वाला जो मेथड है ना, ये थोड़ा-सा आप कह लें कि ये आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए लाइक इसको आप 10 कर दें कि जी मेरी 10% के हिसाब से जो है ना, मुझे मेरी ख़्वाहिश है कि मेरी जो ग्रोथ है ना वो 10% साल की हो या 12% हो, तो ये 500 के करीब ले आएगा इसको। तो ये आपने अपने हिसाब से इसको देख लेना है कि अर्निंग पर शेयर अगर आपकी फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाती है, लाइक फ्यूचर में ये चला जाता है 75 पे, ठीक है? और आप ग्रोथ इसकी वही 15 ही रखें, तो इसका आपको बता देगा कि 500 तक ही आप उठा लें, ठीक है? तो इसमें आपने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर ये सारे चेक्स अच्छे हैं कंपनी के, पीई को देखें आप, इसकी इस हिसाब से देखें कि इसकी फेयर वैल्यू क्या कैलकुलेट कर रहा है, फिर आप यहाँ पर इसकी देखें ईपीएस डाल के ना, अर्निंग पर शेयर कितनी आई है। अर्निंग पर शेयर्स हर चीज़ आपको यहाँ भी वो देगा। ये देखें, आप अगर यहाँ जाएँगे ना, तो यहाँ आप साल की अर्निंग एक शेयर कितना कमाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक है किसी भी स्टॉक का। लाइक 2007 में ये 9 थी, फिर ये बढ़ के 12 हो गई, फिर 13 प्लस चली गई, फिर 23 प्लस चली गई। देख रहे हैं आप किस तरह विद टाइम इसकी ईपीएस इंक्रीज़ हो रही है। अब 2024 में ये 60 थी, ठीक है? तो अगर ये इस साल इंक्रीज़ होके हो चली जाती है, लेट्स सपोज़ 70 पे चली जाती है, और मैं ये सोचता हूँ कि ये 12% तक भी मुझे अगर दे रही है तो इट इज़ गुड। सॉरी, अ, इसको हाँ 15% है, इसको मैं कर देता हूँ 12%, ठीक है? तो ये बता रहा है कि 583 तक भी आप ये उठा लें शेयर। तो अभी अभी की जो प्राइस है वो 566 वैल्यू, मतलब वैल्यू मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ से आप थोड़ा-सा जो है ना वो अपना इसको देख लेंगे। ठीक है जी? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कैलकुलेटर, एन्जॉय दिस, और फ्यूचर में हम इंशाल्लाह जो है वो एक एआई की वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।